कोर्ट के फैसले के बाद शहर और गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। करीब 7 दिनों के भीतर चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, यानी कि जल्द ही ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई है। दोनों सियासी दलों में मैराथन मंथन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी की बात की जाए तो सत्ता से लेकर संगठन आगामी रण को फतह करने की रणनीति में जुट चुका है। खुद सीएम शिवराज से लेकर पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों ग्राउंड जीरो पर हैं और सौगातों का पिटारा खोलकर लोगों की नब्ज टटोलने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जो भी चुनाव होगा हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक टीम के साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी में सबके सुझाव के आधार पर नीतियां, कार्यक्रम, सब चीज़ें तय होती हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक परिवार सब कुछ करता है। तो वहीं कांग्रेस भी जंग जीतने तमाम पैतरे और चालें चल रही है। वादे, दावे और आरोप प्रत्यारोप के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। रोजाना पार्टी पदाधिकारियों के अलावा अलग अलग वर्गों के साथ वो बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में पंचायत राज प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिरकत की। संबोधन के दौरान कमलनाथ की जुबान से वही निकला जिसकी तलाश कांग्रेस को लंबे समय से थी। कार्यक्रम के जरिए कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने की कोशिश की और बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कमी आखिर कहां है। ये मत भूलिएगा कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई बोलने नहीं चाहता है कि तुम जाओ, वहां जाओ, यहाँ घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। ये आज एक नया रवैया हमने अपनाना है। कुल मिलाकर लंबे वक्त के इंतजार के बाद होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव की जंग का मैदान सज चुका है। दावों वादों के दौर का भी आगाज हो चुका है। माना जा रहा है कि ये मिनी जंग मिशन 23 का सेमीफाइनल साबित होगी। हालांकि शिखर पर वही पहुंचेगा जिस पर जनता भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। छोटा चुनाव और बड़ा दाव, इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या निकाय और पंचायत चुनाव मिशन चुनाव 23 का अलार्म है? क्या कमलनाथ की नसीहत पर अमल करेंगे कांग्रेसी? क्या मिनी जंग से तय होगी सियासी दलों की आगामी डगर? शहर और गांव सरकार किसको करेगी कितना बूस्ट? तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों में गूंज रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में तो नहीं लेकिन टेलीफोन लाइन और स्काइप पर रहेंगे भाजपा के नेता गीत धीर जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी स्काइप पर रहेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता अवधेश बुंदेला जी स्काइप पर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करूंगा देवदत्त जी आपसे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं को लेकर एक जैसी राय है। कार्यकर्ताओं का कहना यह कि जो नेतृत्व है उनको पूछता नहीं है और चुनाव के वक्त सबको उनकी याद आ जाती है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव कराए जाएं, कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ गई है। बड़े नेता जो चैम्बर में रहते थे वो अब लोगों से मिलने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि जो छोटा चुनाव है इस पर बड़े बड़े दाव लगेंगे? देवदत्त जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये जो चुनाव है पंचायती राज के और नगरीय निकाय की, एक तरह से सेमीफाइनल है 2023 और 24 के लिए।
ये पिछले इससे माहौल बनता है, इससे कोई ये सरकार नहीं बिगड़ जाएगी भाजपा की अभी, लेकिन इससे जो 23 और 24 के लिए माहौल बनेगा, उसके लिए दोनों दलों के लिए बहुत अहम है चुनाव। और ये चुनाव ऐसे हैं कि स्थानीय स्तर पर होते हैं, इनमें कार्यकर्ता आपस में चुनाव लड़ते हैं। जैसे पंचायती राज के चुनाव में कोई मैंडेट या चुनाव चिन्ह जारी नहीं होता, तो वहाँ आपस में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का। इसी तरह पार्षद में एक वार्ड में 4-4, 5-5 लोग दावेदार है, किसी एक को टिकट मिलेगा। तो ये जो कार्यकर्ताओं के बीच कड़वाहट आ जाती है, तो वो उनको मेन चुनाव में भुगतना पड़ता है राजनीतिक दलों को। इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को अभी से मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका समर्पण बता रहे हैं, एक दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। अभी त्रिदेव नाम एक नया दिया गया है जो बूथ अध्यक्ष है। तो ये जो महिमा मंडन का सवाल है, उनकी एक स्वाभिमान जगाना, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनके प्रति आदर, ये सब इसीलिए है कि इन चुनाव में यदि इनको टिकट ना मिले पार्षद का, या वो हार जाए जिला पंचायत सदस्य का, जनपद का, तो इसकी वो चुनाव न निकाले। तो कार्यकर्ता इतना अहम होता है किसी भी दल के लिए। आप किसी भी दल की लहर भी रही है, यदि कार्यकर्ता बूथ पर नहीं है, वोट नहीं डलवा रहा है, तो कोई मतलब नहीं होता, उसको जीत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसको ऐसा समझा जा सकता है जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो, लेकिन ट्यूब में हवा भरने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है। एक कार्यकर्ता एक पंप की तरह है, जो आपके पक्ष में यदि माहौल है पार्टी के, तो वो मतदान के अंदर ले जाकर आपको वोट डलवाए। लेकिन इसी कार्यकर्ता की स्थिति जब सरकार में आ जाती है, कोई भी दल या नेता मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो जिस कार्यकर्ता को आप देवतुल्य कह रहे हैं, वो बाहर खड़ा रहता है। और जो लोग हमेशा अवसरवादी होते हैं, जो आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काकस जो सत्ता केंद्र होता है, वो जो गुलदस्ते, मिठाई और ये सब गिफ्ट लेके जाते हैं, वो चेम्बर में बैठते हैं। तो ये सब है, लेकिन कार्यकर्ता की भी अपनी एक मजबूरी होती है कई बार की इतना वो जुड़ जाता है पार्टी से। मैंने ऐसे एक उदाहरण देखे कई बार, यदि वो काम पर नहीं निकलता है चुनाव में, तो उससे पड़ोसी या घर के ही लोग पूछने लगते हैं कि क्यों तुम्हारी पार्टी में चल नहीं रही, क्या है, तुम पार्टी से दूर हो गए, कहते हो क्यों प्रचार पर नहीं जा रहे हो। तो वो करना भी चाहता है, लेकिन सम्मान चाहता है, और राजनीतिक दल बखूबी इस चीज को समझ गए हैं, और वो चुनाव आता है और उनको फिर वो पुचकार के, लाड़ प्यार करके, उनको महिमा मंडित करके फिर चुनाव में झोंक देता है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया ये चल रही है, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए। बिल्कुल देवदत्त जी, आपने ठीक कहा, लेकिन यही बात मैं पूछता हूँ गीतधीर जी से। गीतधीर जी, बीजेपी में जैसा देवदत्त जी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन बूस्ट करता है, उनको देवतुल्य कहता है, और जब सरकार में पार्टी पहुंच जाती है तो वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मंदिर में बंद कर दिया जाता है, फिर ना उनको भोग लगता है, ना प्रसाद होता है। चुनाव के समय फिर सब पार्टी यही करती है, कोई कम कोई ज्यादा। आपकी क्या राय, क्या ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, वो बीजेपी किस ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेगी? क्योंकि अब कई काम ठेके पर होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी है सब जगह। आपकी राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे कार्य करती है। यानी कि हमारे लिए जो कार्यकर्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में माना भी जाता है और कहा भी जाता है इसको कि अगर बूथ जीता तो मान लीजिए कि पार्टी जीती। तो निश्चित रूप से, और हमारा जो जमीन का कार्यकर्ता है आज वो बहुत सक्षम हो चुका है। ये कहने को तो बातें अच्छी लगती हैं, देखिए देवदत्त जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अनुभव भी निश्चित रूप से रहा होगा, लेकिन आज के समय में परिवेश बदल चुका है। मैं उनकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए आज जो एक देश के प्रधान सेवक जो है, जब वो एक सब चाय बेचने वाले एक छोटे से छोटी लेवल का जो कार्यकर्ता होता है, वो बूथ अध्यक्ष, बूथ का कार्यकर्ता होता है, पन्ना प्रभारी होता है, और जब वो वहां से लेकर के प्रधान सेवक तक के राष्ट्र के पहुंच सकता है, तो कोई भी जो है आज जो है शिखर पे पहुंच सकता है भारतीय जनता पार्टी में। इसका जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका साफ साफ जो है, आप एक उदाहरण के रूप में इस बात को अगर देखें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कार्यकर्ता की बात को नकारा नहीं जाता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत ही अनुशासित हैं। संगठन के माध्यम से उनको बार बार जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो हितग्राही है, जो जनता हमारी,
उन तक के सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए जो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है, सबसे निम्न स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है, वही चिंता करता है, तो उसकी अपेक्षा तो हमारी पार्टी में अपेक्षा हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े रहे। और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। फिर इनके कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक और अनुभवी नेता अपने आप को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी बोलते हैं वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बहुत पुरानी राजनीति करी है। लेकिन देखिए, वो स्वयं भी कह रहे थे अभी कि अनुशासन नहीं है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। यानी कि एकजुट होने का क्या जो है उसके मायने निकाले जाए। आप स्वयं राघवेंद्र जी बताइए कि कह रहे थे कि एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर भाजपा में आप बताइए कोई खेमा है क्या? कभी शिवराज जी के अलावा आपने किसी को सुना कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री का कोई कंटेंडर कभी कोई सार्वजनिक रूप से आपने किसी का बयान सुना? नहीं। चाहे हमारे वरिष्ठ नेताओं में बात करें, अगर चाहे मध्य प्रदेश की धरती से जैसे कैलाश जी आते हैं या नरोत्तम जी हैं, कभी नहीं गुटबाजी। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए, कमलनाथ जी भी जो है वो मुख्यमंत्री के कंटेंडर है, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी हैं, सुरेश पचौरी जी भी हैं, अजय सिंह भी हैं, अन्य नेता अरुण यादव हैं। तो निरंतर इनके यहाँ पर गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कांग्रेस में होती है, ना कि बीजेपी में। बीजेपी जो है संसद आधारित पार्टी। चलिए मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि अब वो जमाने गए। आपने कहा ना कि परिवर्तन का दौर है ये। 50 के पार के कार्यकर्ता आपके यहाँ भी घर बैठ रहे हैं और ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पिछले दिनों मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं की फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, व्हाट्सएप पर प्रतिक्रिया आई है। आप कहेंगे तो अगली बातचीत में उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी बदल रही है, 50 के पार के कार्यकर्ता चिंता कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। देवदत्त जी ने कहा था कि अगर आपके यहाँ कार्यकर्ता काम नहीं करे चुनाव में, तो घर के लोग पूछते हैं क्या पार्टी में आपकी रुचि नहीं है, क्या पूछ परख नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्थिति से आपके लीडर वाकिफ है और आप कार्यकर्ताओं को वो बूस्ट कर रहे हैं। मैं पूछूंगा बुंदेला जी, बीजेपी ने काफी कुछ कहा कांग्रेस के बारे में, आप जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस में तो ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र भी है, वहां गुटबाजी जिसे आप कहते हैं वो आज से नहीं वर्षों से है। और मुझे लगता है कि जो गुटबाजी है वो कांग्रेस की ताकत भी है। एक जमाना था जब नगरीय निकाय के चुनाव हुआ करते थे, देवदत्त जी आपको स्मरण होगा, मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और उस समय फ्री फॉर ऑल कर दिया था। तब मध्य प्रदेश अविभाजित था। श्यामाचरण शुक्ल जी, बोरा जी, माधवराव सिंधिया जी उस समय के लीडर होते थे, अर्जुन सिंह, और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। इतनी ज्यादा टिकटों को लेकर जिसे कहते हैं ना प्रेशर बना कि उन्होंने कहा कि अब किसी को टिकट पार्टी नहीं देगी, हर कोई लड़ सकता है, जो जीतेगा वो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस में तो ये आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन जहां तक आज की बात करें बुंदेला जी, कांग्रेस संघर्ष कर रही है अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि 15 महीने की सरकार जब चलेगी तो थोड़ा सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मायूसी आई कि 15 वर्ष के बाद मौका मिला था और वो मौका हाथ से निकल गया सिर्फ 15 महीने में। अब ये चुनाव आने वाले हैं, आप कैसे पार्टी को बूस्ट करेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं को करेंगे, जानना चाहते हैं। देखिए राघवन जी, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है जी, जब कोई नेता या प्रदेश अध्यक्ष या वरिष्ठ नेता जो होता है पार्टी का, अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होता है तो वो उनको समझाइश देता है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात, कमलनाथ जी बड़ी अच्छी बात है, हमको एक होना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ जी हम सबके नेता हैं और सब उनका सम्मान करते हैं, पिता तुल्य हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मुरलीधर राव ने तो नालायक तक कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, कि जिनको 4 बार विधायक बनने के बाद भी काम नहीं करना, घर बैठे वो। बिल्कुल। तो इस तरह की शब्दावली तो आदरणीय कमलनाथ जी ने नहीं कही। और ये तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, जब कोई नेता होता है, वरिष्ठ जन होता है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है, तो अगर वो समझाइश देता तो वो तो बहुत अच्छी। मोदी जी भी समझाइश देते हैं सम्मेलन में, चाहे अमित शाह जी भी देते, सभी लोग देते हैं। और जहां तक राघवेंद्र जी गुटबाजी की बात है, तो मैं आपको साफ कह दूं, हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि सिंधिया के रहने तक पार्टी में गुटबाजी थी। शायद इसीलिए सिंधिया को हमने रोका नहीं, आपको जाना है जाइए। हमने कभी इतने बड़ी आप समझिए, सचिन पायलट जी, जब सचिन पायलट जी के बारे में इस तरह की अफवाह फैल रही थी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोने, सभी लोगों ने प्रयास किया सचिन पायलट पार्टी में। सिंधिया जी से क्यों नहीं किया? सिंधिया जी भी तो बहुत अच्छे मित्र थे राहुल जी के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट थी कि राहुल के सिंधिया जी के कारण ही पार्टी में जबरदस्ती, क्योंकि हमेशा देखो राघवेंद्र जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, मैं तो आपके सामने प्रासंग भी नहीं। राघवेंद्र जी आपको मालूम है, बार बार सिंधिया जी नई दुल्हन की तरह रूठे रहते थे। सिंधिया जी के क्षेत्र में, चंबल अंचल में, उनके बिना ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, उनकी बिना सहमति की। और मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी में, मेरे ख्याल से बीजेपी इस बात को महसूस कर रही होगी अब।
बिल्कुल बिल्कुल तो हो रहा है सर। और जहां तक गुटबाजी की बात है, आप देखें राघवेंद्र जी, आज की तारीख मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उमा भारती अगर कहती हैं कि मैं लठ लेके शराबबंदी कराऊंगी और शिवराज जी शराब की दुकानों बढ़ोतरी करते हैं, कंपोजिट शराब की दुकानें खोलते हैं देसी और अंग्रेजी साथ में, तो मतलब ये बड़ा गतिरोध है। वो दुकान पर जाके पत्थर से कांच फोड़ती हैं, बोतलें फोड़ती हैं, और शिवराज जी उनकी कीमतों बढ़ाने में लगे रहते हैं। और चाहे आप अजय बिश्नोई जी के बयान सुन लें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जो समय समय पर मठा डालते रहते हैं उनके बयान सुन लें, तो पर्याप्त इनमें कितना गतिरोध है और पर्याप्त इनके यहाँ गुटबाजी है। लेकिन बस फर्क ये है कि मतलब कितना ये हमेशा उस तुलना में फंसते, इनको कांग्रेस का परिवारवाद भी दिखता है राघवेंद्र जी, और कांग्रेस की गुटबाजी भी दिखती है। लेकिन हमने खुद देखा जब टिकट नहीं मिलने पर इसी भोपाल के एक विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने किस तरह प्रदेश कार्यालय में उसके समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जमाने ने देखा था राघवेंद्र जी। और जहां तक बात मैं करूं पंचायत चुनाव की, तो आज देखें हमें गर्व है इस बात का कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस देश में सबसे पहला प्रदेश बना था मध्य प्रदेश, जिसने पंचायती राज लागू किया था। आज हमने अपने पंचायती संगठनों को बुलाकर अपने पंचायत के जो कार्यकर्ता, जो जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य, उनको बुलाकर हमने एक सम्मेलन भी किया। और राघवेंद्र जी मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी कर लें, ये औरंगजेब के चक्कर में जनता की जेब काट, औरंग प्लस जेब, मतलब औरंग की जनता की जेब काट रहे हैं। जो व्यक्ति 315 साल पहले मर चुका है उसके चक्कर में आप जनता की जेब काट रहे हो, डीजल पेट्रोल बढ़ा रहे हो। लेकिन हम आज बता दें राघवेंद्र जी, हम जो चुनाव में जाएंगे पंचायत के, हम उन्हीं मुद्दों पर जाएंगे। हम जाएंगे महंगाई पर, डीजल पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से, क्योंकि यही तो भुलाने के लिए औरंगजेब को लाए हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, हमारे मुद्दे वो होंगे। हमारे मुद्दे बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा राघवेंद्र जी, जो ग्रामीण स्तर पर जो अपराध बढ़ रहा है, ग्रामीण स्तर पर बलात्कार बढ़ रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ा जा रहा है नेमावर में, ग्रामीण स्तर पर लोगों को पकड़ के दलितों को, आदिवासियों को घसीटा जा रहा है। कल ग्वालियर में भी कुछ इस तरह का हुआ राघवेंद्र जी, अगर आपको याद हो, एक व्यक्ति को एक साइकिल चोरी के आरोप में किस तरह से मारा गया, पीटा गया। सिवनी का हादसा शायद किसी से छुपा नहीं है। तो राघवेंद्र जी ये सारे हमारे मुद्दे, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जो आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, वो सारी बातें करते, उनको दिग्विजय सिंह की जिंदगी में क्या हो रहा है वो उसमें विशेष इंटरेस्ट है, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं उसमें विशेष इंटरेस्ट है, लेकिन उनके विभाग में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कितना बलात्कार हो रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है, क्या रेशो है, इसके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव में इन्हीं सब मुद्दों को राघवेंद्र जी लेकर जाने वाली। ये जाए औरंगजेब के पास जाए, शाहजहां के पास जाए, एकदम। बुंदेला जी अच्छी बात है कि आज आप बहुत पहले की तुलना में बहुत संयत और टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगली बात कभी रहा होगा ऐसा, कभी रहा होगा सर? ना हमेशा तजुर्बा समय के साथ सबको आता है, हमको भी मिलता है तजुर्बा, अपन सबको मिलता है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी बातचीत बिल्कुल उसमें आक्रामकता कम है और उसमें तर्कों का पुट ज्यादा है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि जो आपने पंचायतों के सम्मेलन बुलाए हैं आज कमलनाथ जी ने, जब कांग्रेस सरकार में थी तब पंचायतों के या नगरीय निकायों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन सरकारों में नहीं बुलाए गए थे। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था कि जब चुनाव होते हैं तब हर पार्टी को कार्यकर्ता याद आता है और कार्यकर्ता में उनको भगवान दिखता है, और वो हर पार्टी में दिखता है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो मैं लौटूंगा कि ये सब चीजें जो आज कोशिश हो रही है, अगर ये पहले होती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार गिरती भी नहीं और आज स्थितियां दूसरी होती। लौटूंगा देवदत्ती जी, फोकस हम इस पर कर रहे हैं कि ओबीसी का फैक्टर है, रिजर्वेशन की बात हुई थी, चुनाव के पहले भी ओबीसी के चक्कर में चुनाव टल गए थे, मामला कोर्ट में था, अब फिर अचानक कोर्ट के निर्देश पर एक बम की तरह चुनाव आके गिर पड़े और दोनों पार्टियां बड़ी ताकत से जुड़ गई हैं। नींद में जैसे होता ना आदमी हड़बड़ी में उठता है फिर तैयारी में जुट जाता है। देखिए जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भगवान दिख रहे हैं, त्रिमूर्ति त्रिदेव कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि बहुत सारे काम पार्टियां ठेके पर करती, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। अगर सम्मेलन होना है तो ठेके पर दे दिए, सम्मेलन हो रहा है। गीत जी इस बात को जानते होंगे, इनसे पुरानी पीढ़ी के जो लीडर हैं वो जानते हैं कि किस तरह से कार्यक्रमों की चिंता भाजपा के कार्यकर्ता करते थे और वो खुद लगे रहते थे। लेकिन अब हर जगह चूंकि सब सिस्टम बदल रहा है, सब काम ठेके पर है। आपकी राय, ओबीसी का मामला है, नगरीय निकाय छोटे चुनाव है लेकिन बड़ा दाव है, ये क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा राघवेंद्र जी, जो समाज में परिवर्तन आया है देश दुनिया में उसका सब असर होता है। पहले घर की गृहणियां अधिकांश काम करती थी,
और अब उसके लिए काम के लिए महिलाएं खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा ये सब करती हैं। तो पहले कार्यकर्ता दरी बिछाता था, दीवार लेकिन देवदत्त जी एक बात है उसमें, पहले परिवारों में महिलाएं बहुत थी, बच्चे बहुत होते थे, वो काम कर लेते थे। अब तो पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ है, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके सदस्य हैं, तो संख्या कम नहीं है लेकिन काम ठेके पर हो रहे हैं। तो परिवार वाला जो मामला है वो काम वाली बाई हस्ती करती, क्योंकि घर में लोग कम है इसलिए मजबूरी में कराना पड़ेगा। जी, सुविधा भोगी जो हो गए या जो विश्वास टूट गया जी, जब विश्वास रहता था तो कार्यकर्ता लड़ने मरने कटने को तैयार रहता था, रात रात भर जाग कर वो बैनर पोस्टर लगाता था और सुबह उठ के फिर मतदाता के घर घर जाता था, दरी बिछाने का काम करता था। लेकिन अभी अब देखें जब सरकार में आती है तो भीड़ जुटाने का, यदि आम सभा भोपाल में होना है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और ग्राम सचिव वो बसों में बिठालता है लोगों को भीड़ ले जाने के लिए। तो ये जो धीरे धीरे जो सत्ता का असर हुआ और कार्यकर्ता की उपयोगिता, भागीदारी नहीं बढ़ पाई, उसके कारण वो हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से, जैसे सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात करें तो वो बूथ विस्तारक अभियान चलाकर अभी त्रिदेव के माध्यम से केवल बूथ पे उस कार्यकर्ता को एक्टिव करने में लगी है, क्योंकि वो समझ गए 2018 में एक कार्यकर्ता वोट डलवाने नहीं निकला और इसमें उनकी 15 वर्षों की सरकार चली गई। और कांग्रेस ने ये देखा कि हम 15 वर्षों बाद जब सरकार में तब आए जब हमने ब्लॉक और जिला से थोड़ा आगे बढ़ के मंडलम, सेक्टर और बूथ को मजबूत किया। तो अब दोनों दल ये समझ गए कि कार्यकर्ता जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तब तक वो कुछ होने जाने वाला नहीं है। चलिए गीत जी से पूछ लेते हैं कि कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होना, यानी बिन कार्यकर्ता सब सुन। चुनाव होते हैं, एक लाइन और जोड़ूंगा गीत जी, चुनाव जब होते हैं तो कार्यकर्ता को लगता है जैसे उसके यहाँ घर में उसकी लड़की की शादी या बहन की शादी हो रही है, इस तरह से कार्यकर्ता चुनाव में जुट जाता था। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से उतनी समर्पण और निष्ठा की चीजें घट रही हैं, पार्टी को भी लगता है। इसलिए आप देखिए कि खूब सम्मेलन हो रहे हैं और खूब वादे किए जा रहे हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसका उत्तर भी दूंगा। मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी भी जो है बूथ का कार्य देखते हैं, बूथ अध्यक्ष का दायित्व प्रदेश के साथ में मेरे स्वयं के पास में, प्रवक्ता के साथ में मैं अपने वार्ड 24 से बूथ अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं इसके पहले मेरे आदरणीय भाई अवनीत जी के उत्तर भी देने चाहूंगा। देखिए, दो उन्होंने चीजें करी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, बहुत मेजर जो है उत्तर बताता हूँ। उन्होंने पी मुरलीधर जी भाई साहब का, हमारे प्रभारी हैं वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर कही बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल डांट सकते हैं, वो बिल्कुल हमारी खिंचाई कर सकते हैं, निश्चित रूप से अगर काम में उनको जो है ढिलाई बरती जाएगी। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि हमारी एक निवेदन था मेरा, अगर गीत जी अनुमति दे तो एक निवेदन था, समय कम है, आप अगर एक मिनट में बात कर लेंगे पूरी तो बात दोनों की आ जाएगी। 10 सेकंड। देखिए, महत्वपूर्ण अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी हमारा परिवार है और कांग्रेस जो है वो परिवार ही उनके लिए, यानी कि गांधी परिवार ही उनके लिए पार्टी है। तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में, आज मैं जैसे आपको बताया कि बूथ का कार्यकर्ता हूँ, तो उत्सव का माहौल बन जाता है जब चुनाव आते हैं। पन्ना प्रभारी होते हैं हमारे यहाँ पर, पन्ना तक के जो है नीचे जाते हैं और हर एक आदमी की लिस्ट रहती है। हम व्यक्तिगत रूप से भी, चुनाव हो चाहे नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में कार्य करती है, आज किसी की उपेक्षा नहीं होती। हमारा वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता, देखिए हम उनके हर वैसे भी मिलने जाते रहते हैं, श्रीफल शॉल देकर उनका वैसे भी अभिनंदन करते रहते हैं। आप हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अगर सूची उठा के देखें, चाहे रघुनंदन जी हो या बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, नाम देना सबका उचित नहीं रहेगा, लेकिन सबका देखिए मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और आप कभी भी इस प्रकार की उपेक्षा किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वरिष्ठ हो चाहे निम्न हो, नहीं दिखेगी। एक बात और सिंधिया जी के विषय में करी थी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, आज वो भाई साहब कहलाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं बल्कि महाराज कहलाने से, क्योंकि हमारे यहाँ पद्धति है 1 साल का बच्चा भी भाई साहब और 80 साल का व्यक्ति भी भाई साहब। तो ये आचरण उनके यहाँ तो कभी देखा नहीं। कांग्रेस उनको जरूर बदनाम करती हुई ऐसा लगता है कि दिखती थी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी में आए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, उन्हीं के नाम पे तो उनको वोट पड़े थे, जिनके नाम पे कांग्रेस ने इनको बोला था कि देख लेंगे। जब उन्होंने बोला था चलो तो चल दिए, और उसके बाद में कांग्रेस जो है धड़ धड़ करके गिर गई, क्योंकि अल्पमत की सरकार थी। जब प्रोटेस्ट की बारी आई तो दिल्ली। चलिए मैं पूछ लेता हूँ बुंदेला जी, बीजेपी के लिए कार्यकर्ता परिवार है और कांग्रेस के लिए परिवारी पार्टी है, आपकी राय? सबसे पहले तो आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति, ठीक है आप बीजेपी में है, बीजेपी आरएसएस से जुड़े, लेकिन जो व्यक्ति खुद
गीत धीर के परिवार जी को मैं जानता हूं, इनके आदरणीय पिताश्री को मैं जानता हूं कि वो पूरी तरह से आरएसएस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, ठीक है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस व्यक्ति को निरंतर वो देशद्रोही कहते रहे, रानी लक्ष्मी का बाई का हत्यारा कहते रहे, चाहे वो महाराज बोले या भाई साहब बोले, आज उसकी वकालत सुनते हुए गीत धीर के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगा। साधुवाद देता हूँ। बुंदेला जी अब जो है दायित्व बदल गया है, पहले वो आलोचना करते थे, अब उनकी पार्टी में है। बस मैंने अपनी बात कह दी। अब अच्छा, बात में है कार्यकर्ता अगर भगवान होता है इनके लिए, तो मैं इनको बात बताऊं, जो आपने 24 सीटों पर जो 24 हमारे विधायक आपके यहाँ बेंगलोर के रास्ते गए, आपने जब उनको टिकट दी तो क्या वहां कोई कार्यकर्ता नेता नहीं था? हजारों कार्यकर्ताओं का आपने भविष्य दांव पर लगा दिया। दीपक जोशी जी के मैंने आंसू निकलते हुए देखे हैं, ठीक है, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पार्टी छोड़ेंगे तो ईडी, सीबीआई और कई सारे मसले हैं, बुलडोजर भी आजकल तो एक नए हथियार, जिसके कारण से इनके नेता, इनके कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़े। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, क्या वहां पर जिन कार्यकर्ताओं ने सालों धरी चद्दर बिछाया, सालों सेवा की, आपने क्या उनका भविष्य नहीं खा लिया? क्या सिंधिया जी के चक्कर में, उन नेताओं के सरकार बनाने के चक्कर में फिर आपके सिद्धांतों की बात नहीं होना चाहिए। सिद्धांत तो वो होते हैं कांग्रेस पार्टी। अवनीश जी, मुद्दे पर आप थोड़ा सा उस पर आ जाएं कि ओबीसी और चुनाव, क्योंकि 20-20 सेकंड है। मैंने तो साफ पहले कह दिया था, चुनाव जो हमारे मुद्दे हैं वो वही हैं। और जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, तो ओबीसी आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी है। 14% सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने दिया, उसका रामजी महाजन आयोग का गठन दिग्विजय सिंह जी ने किया। आखिरी वर्ष में उन्होंने फिर 27 किया, जिसको उमा भारती जी ने कैंसिल किया। कमलनाथ जी ने आगे फिर 27 किया, उसको इन्होंने फिर कैंसिल किया। और इनके माथे पर कलंक है कि ओबीसी आरक्षण के बिना जो चुनाव हो रहे हैं आज भी, वो तो अदालत ने जो फैसला दिया उसमें 27 नहीं हुआ। आप याद कर ले राघवेंद्र जी, आरक्षण वही है, और फिर भी कई सारी आज भी उसमें विसंगतियां हैं। रोस्टर नियमों का पालन नहीं हुआ। हम जो नई जो 1100 ग्राम पंचायतें गठित की थी हमने, आपने उनको अंतिम रूप नहीं दिया। इससे साबित होता है परिसीमन ना होने से कि जो एक जो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक विकास पहुंचना था, राघवेंद्र जी, वो नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। तो ये कलंक है इनके साथ। समय खत्म है, ये सारे मुद्दे अब चुनाव में आएंगे, आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, भाषण देंगे। लेकिन मैं 2-3 सुधार कर दूं। एक तो रामजी महाजन आयोग मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह की सरकार में गठित हुआ था पिछले वर्ग के लिए, और 27% आरक्षण की जो बात है, दिग्विजय सिंह जी ने पिछले दिनों कहा था कि मेरी सरकार ने 27% आरक्षण दिया था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आंकड़ा में सुधार कर लें आप। अगर दिग्विजय सिंह ने 27% आरक्षण दिया था, तो फिर कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण क्यों किया? ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उमा भारती ने कैंसिल कर दिया था। आंकड़े की गड़बड़ी है। उमा भारती ने उसको निरस्त कर दिया था आदेश को। निवेदन मेरा समझे सर, उमा भारती ने निरस्त किया था तो फिर करना पड़ा। चलिए, तो समय की कमी है, और किसी दिन इस पर मुद्दे पर बात करेंगे, अभी बहुत समय आएगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। देवदत्त जी आपका भी, गीत जी आपका भी, और अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कुल मिलाकर छोटा चुनाव और बड़ा दाव, ये आने वाले दिनों में अभी इस पर मुझे लगता है कि कर्कशता भी बढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर बढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे होता है क्या। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।